Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चार्ल्स डिकेंस के एक बहुत मशहूर उपन्यास ब्लीक हाउस की। जी। ये 1853 में आया था। हमारे पास इस पर एक समीक्षा है और हम कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास के सार को, किरदारों को और इसके गहरे संदेशों को समझें। जी। कहते हैं कि ये डिकेंस के सबसे महान उपन्यासों में से एक है और ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उस समय की जो ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था थी, खासकर वो चांसरी कोर्ट, उस पर एक तीखा हमला है। बिल्कुल। ये उपन्यास आप कह सकते हैं 19वीं सदी के इंग्लैंड का एक आईना है। हाँ। नैतिक और न्यायिक दोनों तरह के पतन का। हाँ। ये हमें उस दौर की जो उलझनें थीं उसमें ले जाता है। चांसरी कोर्ट जो संपत्ति वगैरह के मामले देखता था, वो अपनी धीमी रफ्तार के लिए बहुत बदनाम था। हाँ, तो डिकेंस उसी की कहानी कहते हैं एक तरह से। तो चलिए इस अहम साहित्यिक कृति की परतों को थोड़ा खोलते हैं। उपन्यास के बिल्कुल केंद्र में है जारैंडस बनाम जेरैंडस, एक ऐसा मुकदमा जो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, एक बड़ी विरासत का विवाद है जो पीढ़ियों तक खिंचता चला जाता है और पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। पीढ़ियों तक चलने वाला मुकदमा, बाप रे, ये तो सुनने में ही भयानक लगता है। इसी उलझन के बीच कहानी हमें एस्थर समरसन से मिलवाती है। एक विनम्र और दयालु युवती है वो। हाँ, जिसके अपने अतीत का कुछ पता नहीं होता। हाँ, उसका मूल अज्ञात है और वो जॉन जारेंडिस की देखरेख में आती है, जो खुद इस मुकदमे में फंसे हैं लेकिन एक उदार व्यक्ति हैं। एस्थर उपन्यास की कह सकते हैं नैतिक दिशा दर्शक बनती है। हाँ। और कहानी को अपनी नजर से भी बताती है। सही। इसके साथ ही कई और उपकहानियां भी जुड़ी हैं, जैसे लेडी डेडलॉक की कहानी है, दुखद कहानी है, वो अपना अतीत छुपा रही हैं। फिर वो शातिर वकील हैं मिस्टर टल्किंगहॉर्न, जो बस दूसरों के राज खोलना चाहते हैं। हाँ, और फिर मामला और पेचीदा हो जाता है जब टल्किंगहॉर्न का कत्ल हो जाता है। हाँ, और फिर आते हैं इंस्पेक्टर बकेट, उस कत्ल का रहस्य सुलझाने जिन्हें साहित्य के शुरुआती जासूसों में गिना जाता है। बिल्कुल, शर्लॉक होम्स से भी पहले के। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण विषय उभर कर आते हैं। सबसे प्रमुख है कानूनी व्यवस्था की आलोचना। चांसरी कोर्ट को बेहद धीमा, अक्षम और विनाशकारी दिखाया गया है। ये मुकदमा एक तरह से संस्थागत विफलता का प्रतीक है। और डिकेंस ने खुद कोर्ट रिपोर्टर के तौर पर काम किया था, तो उनकी जो निराशा है, जो भड़ास है, वो इस उपन्यास में साफ झलकती है। अच्छा, क्या हम उपन्यास में उस निजी अनुभव की झलक देख सकते हैं? मतलब कोई खास तरीका जिससे पता चले कि ये उन्होंने खुद देखा, भोगा? बिल्कुल। जिस बारीकी से उन्होंने वो कोर्ट की कार्रवाई, वकीलों के दांव पेच और जो लोग केस में फंसे हैं, उनकी निराशा, उनकी बर्बादी, उसका जिक्र किया है, वो किसी बाहर वाले का लिखा नहीं लगता। इसके अलावा सामाजिक अन्याय का मुद्दा भी जोरदार है। गरीबी, बीमारी और वर्गों के बीच की गहरी खाई। और लंदन का वो घना कोहरा भी है। वो सिर्फ मौसम नहीं है, वो एक प्रतीक है। अच्छा, किस चीज का? भ्रम का, धोखे का, सच्चाई के छिपने का। कई पात्र हैं जो अपनी पहचान छुपाते हैं या अपने दर्दनाक अतीत से जूझ रहे होते हैं। यहाँ ये बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि डिकेंस ने इसे दो अलग अलग आवाजों में लिखा है। हाँ। एक है सर्वज्ञानी कथावाचक, जो जैसे ऊपर से सब देख रहा है, समाज पर टिप्पणी कर रहा है, व्यंग्य कर रहा है जी। और दूसरी आवाज एस्थर की है, जो निजी है, भावनात्मक है, नैतिक रूप से शक्तिशाली है। ये जो दोहरापन है, इससे कहानी को क्या मिलता है? ये डिकेंस की बहुत ही कमाल की तकनीक है। वो जो सर्वज्ञानी कथावाचक है, वो हमें समाज का बड़ा कैनवस दिखाता है, सिस्टम की खामियों पर रोशनी डालता है। और वहीं एस्थर की आवाज हमें कहानी के मानवीय पहलू से जोड़ती है। किरदारों के अंदरूनी संघर्ष, उनकी भावनाएं वो सामने लाती है। तो इससे कहानी को सामाजिक विस्तार भी मिलता है और भावनात्मक गहराई भी। साहित्यिक दृष्टि से भी ये उपन्यास महत्वपूर्ण है ना? इंस्पेक्टर बकेट का जिक्र तो हुआ ही। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि बताया, इंस्पेक्टर बकेट शर्लॉक होम्स से भी पहले के जासूसी किरदारों में से एक हैं। और ये उपन्यास सामाजिक यथार्थवाद का एक मील का पत्थर है। सामाजिक यथार्थवाद मतलब उस दौर के समाज और उसकी जो दिक्कतें थी, उनको बहुत सच्चाई से जस का तस दिखाने की कोशिश। और इसकी जो न्याय व्यवस्था की तीखी आलोचना है, उसने कहा जाता है कि वास्तविक कानूनी और सामाजिक सुधारों को भी प्रेरित किया।
इंग्लैंड में बहस छिड़ी कि चांसरी कोर्ट में कुछ बदलना चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि उपन्यास काफी लंबा है, लगभग 900 पृष्ठ। हाँ, बहुत लंबा है। और 50 से ज्यादा पात्र हैं इसमें, तो इसकी गति कुछ पाठकों को धीमी लग सकती है और भाषा भी थोड़ी पुरानी है, 1850 के दशक की। सही। इसे पढ़ने के लिए वाकई धैर्य चाहिए। बिल्कुल, ये मैराथन दौड़ है, स्प्रिंट नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो ब्लीक हाउस सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक अनुभव है। हाँ, ये डिकिंस की महत्वाकांक्षा का शिखर लगता है, जिसमें रहस्य, ड्रामा और सामाजिक आलोचना का एक बेजोड़ मिश्रण है। ये हमें न्याय, मानवीय कमजोरियों और वो जो चुपचाप की जाने वाली नेकी या वीरता होती है उसके बारे में गहरी समझ देता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे डिकिंस ने उस जमाने की नौकरशाही और अन्याय पर कटाक्ष किया है। और ये मुद्दे आज भी कितने प्रासंगिक लगते हैं, है ना? बिल्कुल। एस्थर और जॉन जारेंडिस जैसे पात्रों के माध्यम से व्यक्तिगत नैतिक ईमानदारी का महत्व भी पता चलता है। और ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। क्या आज की हमारी जो जटिल प्रणालियां हैं, चाहे वो कानूनी हो या नौकरशाही, क्या वो अनजाने में वैसी ही स्थितियां पैदा कर रही हैं जहां प्रक्रिया इतनी हावी हो जाती है कि न्याय पीछे छूट जाता है? कुछ सोचने के लिए। Thank you for your valuable time and for being a part of Law Talk Hub. नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next one.